हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो बच्चे, स्टार्ट करते हैं हम जो क्लास 12 की जो केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। ठीक है, ऑक्सीजन फैमिली के बारे में। और नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं, देखो हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं और नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन। और रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन में हम लोग आज केवल डिस्कस करेंगे SO2 के बारे में। ठीक है, कि SO2 का स्ट्रक्चर क्या है, उसका हाइब्रिडेशन। कई बच्चों को जो है कन्फ्यूजन होता है कि जो उसका जो हाइब्रिडाइजेशन है, आप जब फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो उस हाइब्रिडेशन के अकॉर्डिंग फॉर्म जो है कुछ और आ जाता है और आपको पता चलता नहीं इसका तो सर कुछ और था। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग इसके हम ये जो बॉन्डिंग की बात करेंगे कि ये जो है एक पी पाई और पी पाई डी पाई टाइप की भी बॉन्डिंग बनाता है और क्यों बनाता है, इन चीज़ों का भी हम लोग इस वाले वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग बेसिक हम लोग जो है स्टार्ट करें। देखो अब बेसिकली क्या है ना कि आपका ये जो सल्फर ये जो मतलब जो ग्रुप नंबर ये जो 16 है, तो ये वैरायटी ऑफ ऑक्साइड्स बनाता है। मोनो ऑक्साइड बनाएगा, डाई ऑक्साइड बनाएगा और ट्राई ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, देखो तो अच्छा, ट्राई ऑक्साइड के अलावा भी कुछ अदर टाइप के ऑक्साइड बनाता है। हम बारी बारी से उनको डिस्कशन करेंगे, लेकिन हमारी इस वीडियो में हमारा जो मेन टॉपिक होगा वो होगा SO2 के बारे में डिस्कशन करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि मतलब ये डिफरेंट टाइप के जो ऑक्साइड बना रहे हैं, हम लोग उनको एक बार जल्दी से देख लेते हैं। ठीक है, देखो बच्चे लोग, अगर हम बात करें रिएक्टिविटी ऑफ विद ऑक्सीजन के साथ, तो ये हमने आपको बताया कि बेसिकली मोनो ऑक्साइड, डाइऑक्साइड और ये ट्राई ऑक्साइड बनाएगा। उसके अलावा ये कुछ और अदर ऑक्साइड्स भी बनाएंगे। देखो तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने मोनो ऑक्साइड की, है ना। मोनो ऑक्साइड, ये मोनो ऑक्साइड बनाएगा। उसके बाद दूसरा हमारा जो ये ऑक्साइड बना सकता है वो बना सकता है डाई ऑक्साइड बना सकता है, डाई ऑक्साइड भी बनाएगा। और तीसरा हमारा बनाएगा ट्राई ऑक्साइड। और एक और हम पढ़ेंगे अदर ऑक्साइड्स के बारे में। ठीक है, अब देखो मोनो ऑक्साइड की बात करें तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं एम का मतलब हमारा ये जो ग्रुप नंबर जो 16 हो गया, हम लोग उसके एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ऑक्साइड मतलब हमें रिएक्शन क्या कराना है, बात को समझो, हमें रिएक्शन कराना है ऑक्सीजन के साथ। ग्रुप नंबर 16 का जो रिएक्शन है वो ऑक्सीजन के साथ कराना। और आपको पता भी है कि ऑक्सीजन भी क्या करता है, इसी फैमिली के साथ क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अगर हम डाइऑक्साइड की बात करें तो MO2 टाइप का हमारा डाइऑक्साइड बनेगा। और ट्राइऑक्साइड की बात करें तो MO3। और अदर ऑक्साइड में हम अभी देखेंगे। देखो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सल्फर के साथ। तो देखो सल्फर के साथ बेसिकली ये जो है क्या बना देगा, जैसे सल्फर मोनोऑक्साइड बनेगा, जैसे SO बनाएगा, सल्फर के साथ क्या बनेगा, सल्फर मोनोऑक्साइड बनेगा। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे डाइऑक्साइड की, तो सल्फर डाइऑक्साइड, आपको पता है सल्फर डाइऑक्साइड गैस के बारे में हमको पता है। ठीक है, और इसी तरीके से अगर मान लो अगर सल्फर की अगर हम ट्राइऑक्साइड की बात करें तो सल्फर हमारा हो जाएगा ट्राइऑक्साइड, यानी कि SO3 हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा, अदर ऑक्साइड में एक और हमारा ये ऑक्साइड बनाता है S2O7। ठीक है, S2O7 ये आपका अदर, बस केवल सल्फर ही है ना, जो S2O7 यानी कि ये आप ऐसे कह सकते हो हेप्टा ऑक्साइड। ठीक है, सल्फर हेप्टा ऑक्साइड ये आपका देता है। बाकी अदर ऐसा कोई भी एलिमेंट इस ग्रुप नंबर 16 का नहीं है जो देगा। देखो बात करें अगर अपने नेक्स्ट अपने एलिमेंट यानी कि सल्फर के बाद, जैसे अगर मान लो बात करें अगर सेलेनियम की। ठीक है, सल्फर की अगर हम बात करते हैं सेलेनियम की, तो सेलेनियम का हमारा मोनो ऑक्साइड नहीं बनता। ठीक है, सेलेनियम का कोई भी मोनोऑक्साइड नहीं बनेगा, सेलेनियम का डाइऑक्साइड बनेगा, दैट मीन्स SeO2 बनेगा। और सेलेनियम का ट्राइऑक्साइड भी बनेगा, SeO3 बनेगा। क्लियर है बात, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखना। ठीक है, अगर हम देखो बात करें टेल्यूरियम की, ठीक है, तो टेल्यूरियम का हमारा मोनोऑक्साइड बनेगा, दैट मीन्स TeO ये बनेगा। उसके बाद टेल्यूरियम का हमारा डाइऑक्साइड बनेगा, दैट मीन्स Te2O2 भी बनेगा। और टेल्यूरियम का ट्राइऑक्साइड भी बनेगा, दैट मीन्स Te2O3 भी बनेगा। क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट आ जाते हैं पोलोनियम पर। पोलोनियम की बात करें तो पोलोनियम का देखो हमारा मोनोऑक्साइड बनेगा, ऑलरेडी PO होता है, एक और आपको O बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, POO। ठीक है, उसके बाद पोलोनियम का डाइऑक्साइड भी बनेगा, दैट मीन्स POO2। और पोलोनियम का ट्राइऑक्साइड नहीं बनेगा। देखो जो अदर ऑक्साइड में आपके पास केवल मिल रहा है क्या, आपके पास जो है वो केवल सल्फर जो है अदर ऑक्साइड बना रहा है। और कौन सा, वो भी हेप्टा ऑक्साइड। केवल हेप्टा ऑक्साइड जो है वो केवल सल्फर ही बना सकता है ऑक्सीजन के साथ, और कोई भी एलिमेंट नहीं बना सकता। इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, राइज हो सकता है आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप की। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स की, मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड। तो हम बारी बारी से इनको देखो समझते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं मोनोऑक्साइड की। तो मोनोऑक्साइड बेसिकली आपको पता ही है कौन कौन बना रहा है, जो आपका सल्फर है, सेलेनियम को छोड़ करके सारे के सारे। यहाँ से भी आपका एक इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन बन सकता है कि सेलेनियम को छोड़ करके सारे के सारे ऐसे कौन कौन से एलिमेंट हैं जो मोनोऑक्साइड बना सकते हैं। 4 ऑप्शन दे देगा, जिसमें एक सेलेनियम नहीं बना सकते हैं ना, तो ऐसे बात समझ के 4 ऑप्शन दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट नोट डाउन करने वाली बात है। तो बहुत ज़्यादा
मोनो ऑक्साइड में बहुत ज़्यादा कुछ खास चीज़ नहीं है। देखो हम लोग आते हैं अपने डाइऑक्साइड पर, और डाइऑक्साइड में भी हमें बेसिकली किसके बारे में स्टडी करना है, SO2 के बारे में, है ना। हेडिंग लगा लो डाइऑक्साइड, ध्यान से समझना बच्चा लोग, ठीक है। थोड़ा इसको जल्दी फिनिश करेंगे। डाइऑक्साइड, तो डाइऑक्साइड आपने देखा बहुत सारे आपके पास डाइऑक्साइड है, जैसे कि आपके पास SO2 है, आपके पास SeO2 है, उसके बाद आपके पास TeO2 है, ठीक है ना। इस तरीके से आपने डिफरेंट टाइप्स के आपने ऑक्साइड्स देखे हैं। तो अब आपको पता है कि जो SO2 है वो आपका क्या है, एक गैस है। एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर हम सल्फर डाइऑक्साइड को हम लोग बात कर रहे हैं केवल और केवल इसकी, इस SO2 की बात कर रहे हैं, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ SO2, तो पता है आपको ये क्या है, गैस है। नॉर्मल हमारे रूम टेम्परेचर पे ये क्या एक्ट करता है, गैस की तरह ट्रीट करता है। देखो अगर बात करें इसके हाइब्रिडाइजेशन की, ध्यान से समझना, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। आपको पता है कि ये जो SO2 है, देखो SO2 क्या होगा, SO हमारा सेंट्रल एटम होगा, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन इधर होगा, तो S पर क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो किस टाइप का हाइब्रिडेशन होता है, देखो इसके पर जो हाइब्रिडेशन होता है वो होता है sp2। क्या होता है बच्चे, sp2। अब आप कहोगे सर कैसे, तो मैंने आपको देखो एक फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था मैंने आपको, फॉर्मूला बताया था 1/2 और वैलेंस इलेक्ट्रॉन और प्लस नंबर ऑफ एटम, ठीक है। ध्यान से मेरी बात सुनो, नंबर ऑफ एटम सराउंडिंग सेंट्रल एटम, सराउंडिंग सेंट्रल एटम, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जब आप रखोगे तो आप रखोगे 2, लेकिन ध्यान रखना कि हम ये जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं, पिछले वाले में हम आपको ये नहीं बताए थे, यहाँ पर ये बात ध्यान रखोगी, जो नंबर ऑफ एटम लेते हैं वो मोनो एटॉमिक लेते हैं। क्या लेते हैं सर, मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक का मतलब क्या होता है कि जिसकी वैलेंसी 1 होती है। अब ये बताओ, ये सल्फर जिस ऑक्सीजन से सराउंडेड है, क्या इसकी वैलेंसी 1 है? बिल्कुल नहीं सर, इसकी वैलेंसी 2 है, यानी कि हमारा ये डाई एटॉमिक है। ऑक्सीजन कैसा एटम है, एक डाई एटॉमिक है, तो मोनो एटॉमिक तो है नहीं। तो मोनो एटॉमिक जब नहीं है तो आप क्या रखोगे, 0 रखोगे। अच्छा, साथ में और भी होता था, माइनस का केटायन और प्लस का एनायन। फिलहाल तो यहाँ पर तो कोई केटायन एनायन है नहीं, इस SO2 के लिए कोई भी केटायन एनायन है क्या, नहीं है। तो क्या हो जाएगा, देखो 1/2 इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो कितना होता है, 6 होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम सेंट्रल एटम का लेते हैं ना, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 6 होता है। भाई लास्ट शेल में 6 ही इलेक्ट्रॉन तो होते हैं। आ रही है बात समझ में ना, कैसे करते हो, 1s2, देखो सल्फर है ना, तो सल्फर का होता है 16, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p4, काउंट कर लो। तो लास्ट में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 और प्लस 0, बाकी का भी -0 कर दो और प्लस का फिर से 0 कर दो, तो देखो कितना आ जाएगा, 1/2 इंटू 6, 1/2 इंटू 6 का मतलब 3, तो 3 का मतलब हो गया एक S, ठीक है, और बाकी के बचे 2, तो S और P के कितने, 2 ऑर्बिटल, दैट मीन्स sp2 ऑर्बिटल। आगे बात समझ में। तो हाइब्रिडाइजेशन, जो हाइब्रिडाइजेशन होता है सल्फर के पास, वो क्या होता है, सेंट्रल एटम पर जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है sp2। अब देखो बात को ध्यान समझना, अब ये जो sp2 बना है, ये जो sp2 हाइब्रिड, ये ध्यान रखना, कई बच्चों को कन्फ्यूजन होना, कई बच्चे जो है sp3 कर देते हैं। नहीं, sp3 नहीं होगा, sp2 होगा, ठीक है। कैसे, इस तरीके से आप निकालोगे, ठीक है। देखो अब अगर sp2 अगर हाइब्रिडाइजेशन है तो इसमें हमारा जो है 1 सिग्मा या 2 सिग्मा और 2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ से अब आपको सिग्मा और पाई इलेक्ट्रॉन के बारे में भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कोई बात नहीं, नहीं पता है तो हम बता रहे हैं। देखो तो हमारा जो है 2 सिग्मा और 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई बॉन्ड होने चाहिए। अब ये सिग्मा और पाई बॉन्ड आपको अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो देख लो, पता है तो स्किप कर लो। देखो हमारे पास जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं, 2 टाइप का हमारा बॉन्ड होता है बच्चे, सिग्मा बॉन्ड और एक हमारा होता है पाई बॉन्ड, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड में देखो क्या होता है कि हमारा जो है, हमारे जो ऑर्बिटल्स होते हैं ना, ठीक है, उनका जैसे ऐसे कह लो कि जैसे मान लो, देखो जब S और S, देखो S और S के बीच में क्या होता है आपका, सिग्मा बॉन्ड बन सकता है। सिमिलरली S और P के बीच में भी आपका सिग्मा बॉन्ड बन सकता है, और P और P के बीच में भी सिग्मा बॉन्ड बन सकता है, ठीक है ना। तो इन 3 केसेस में आपके क्या हो सकते हैं, सिग्मा बॉन्ड बन सकते हैं। आपको पता है कि S का शेप होता है ये, ठीक है, और P का शेप होता है ये, ठीक है। तो P का शेप होता है इस तरीके से, कुछ आप जानते हो ना, ये तो आप थोड़ा बहुत आपको जानते होंगे, है ना, ये आपका P का शेप होता है। तो अब SS की बात करें तो इस तरीके से देखो,
इस तरीके की जो बॉन्डिंग होती है हमारी क्या होती है, सिग्मा बॉन्डिंग होती है। अगर sp की बात करें तो एक s है भाई, s को आप चाहे जितना ही घुमाओ ये हर जगह क्या रहेगा, ये सर्कुलर ही रहेगा, ऐसा तो नहीं है कि ये कैसे मुड़ करके ऐसे ऊपर नीचे हो जाएगा, नहीं। अब अगर हम बात करें देखो p की, तो इस s के साथ हमारा जो p है वो कुछ ऐसे अटैच हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो कैसा बॉन्ड बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। अगर p की बात करें तो ये आपका देखो एक p हुआ, सिमिलरली एक और देखो p हो गया, है ना। तो यहाँ पर जो बॉन्डिंग बन रही है वो हमारी सिग्मा बॉन्ड बन रही है। इस तरीके का जो बॉन्डिंग होता है हमारा सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक है, ध्यान रखना। सिग्मा बॉन्ड हमेशा हमारा देखो अगर कहीं भी अगर सिंगल बॉन्ड है, ध्यान से बात को समझो, कहीं भी अगर सिंगल बॉन्ड है तो दैट मीन्स वहाँ पर सिग्मा बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड का मतलब सिग्मा बॉन्ड। अब बात करते हैं सर पाई बॉन्ड की। पाई बॉन्ड देखो किसके किसके बीच बन सकता है। पाई बॉन्ड देखो हमारा जो है, अब देखो पाई बॉन्ड हमारा p और p के बीच भी बन सकता है, ठीक है, p और p के बीच भी बन सकता है। पाई बॉन्ड हमारा p और d के बीच भी बन सकता है, ठीक है, ध्यान से बात को समझना। अब देखो p और p के बीच कैसे, तो आपको पता है, तो देखो जब पाई बॉन्ड की बात करते हैं तो हम लोग जो है कुछ इस तरीके से चीज़ों को हम लोग p ऑर्बिटल को कुछ इस तरीके से ये जो है ड्रॉ करेंगे, और एक और हम लोग जो है p ऑर्बिटल कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर देखना इस छोटे से जगह पर जो बॉन्डिंग बन रही है इसको हम लोग पाई बॉन्ड बोल रहे हैं। सिमिलरली अब ये आपका पी है ना, मतलब p और p जब एक दूसरे को ओवरलैप किए हैं पार्शियली, है ना, तो हमारा क्या बन रहा है, पाई बॉन्ड बन रहा है। सिमिलरली p और d, तो देखो आपको पता है d आपका देखो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। तो इस d के साथ जब कोई एक p ऑर्बिटल, समझना बात को, ठीक है, जब कोई एक p ऑर्बिटल अटैच्ड होगा, ठीक है, तो क्या होगा, वहाँ पर हमारा p और d p मतलब वहाँ पर हमारा मतलब p और d आपस में जब एक दूसरे से अटैच हो रहे हैं तो हमारा भी वहाँ पर क्या बनता है, पाई बॉन्ड ही बनता है। तो दो तरीके का बॉन्ड आपको समझ में आया, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। अब अच्छा ध्यान रखना कि पाई बॉन्ड हमेशा हमारा क्या होता है, डबल। देखो अगर कहीं भी अगर डबल बॉन्ड है, ठीक है, कहीं भी अगर डबल बॉन्ड है तो इसका मतलब यहाँ पर एक सिग्मा और एक पाई होगा, ये बात तो आपको पता है। सिंगल बॉन्ड है तो हमेशा वहाँ पर क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और एक पाई होगा। देखो अब बात समझना, अब अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, इन चीज़ों को आप नोट डाउन करते चलो, इंपॉर्टेंट है ये 11th की सारी के सारे बहुत बड़े बड़े टॉपिक है, तो आपको शॉर्ट करके आप इन चीज़ों को ऐसे लिख लो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड के बारे में आपको पता चला, पाई बॉन्ड के बारे में पता चला। अब हम इसकी थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखो बनाना जो है सीखते हैं। देखो तो अगर देखो स्ट्रक्चर की अगर देखो हम बात करें, ध्यान समझना बात को, स्ट्रक्चर की देखो बच्चे लोग अगर हम बात करें ना, तो स्ट्रक्चर से देखो कैसे बनाया जाए। पहले हम लोग अपना नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाते हैं, कोई एंगल वगैरह नहीं बनाते, ठीक है, नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखो तो आपको पता है कि हमारा जो सल्फर एटम है वो ऑक्सीजन के दो ऑक्सीजन एटम से क्या हुआ होगा, घिरा हुआ होगा। तो एक तरफ ऑक्सीजन इधर बना लेते हैं और एक ऑक्सीजन इधर बना लेते हैं और बीच में बना लेते हैं सल्फर। देखो सल्फर के लास्ट शेल में देखो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ऑक्सीजन के भी लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये सभी बच्चों को आपको पता है, आप ये स्टार्टिंग से ही इस चैप्टर के रिगार्डिंग पढ़ते चले आ रहे हो। आप कहोगे कि सर हमने 11th में नहीं पढ़ा था, कोई बात नहीं, अभी आपने भी पढ़ा है इस वाले ही चैप्टर में, जब हमने पी ब्लॉक स्टार्ट किया तभी हमने पढ़ा है, ठीक है। तो चलो ऐसा करते हैं कि सभी को हम पहले सिंगल बॉन्ड के थ्रू क्या कर देते हैं, अटैच कर देते हैं। देखो अब सिंगल बॉन्ड के थ्रू अटैच देखो करने का मतलब क्या है, जैसे आपको पता है कि सल्फर के पास टोटल होते हैं, लास्ट शेल में होंगे टोटल 6, है ना, 6 इलेक्ट्रॉन टोटल होंगे। तो क्या किया सल्फर ने, 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया और 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। अब ऑक्सीजन के भी लास्ट शेल में देखो कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ध्यान से बात को समझना। ऑक्सीजन के भी लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ऑक्सीजन को चाहिए था 2, तो ऑक्सीजन ने खींच लिया इससे 2। इस वाले ऑक्सीजन को भी चाहिए था 2, तो इस वाले ऑक्सीजन ने भी इसका 2 खींच लिया। तो 2 खींच लिया तो क्या हुआ, अब देखो ऑक्सीजन के पास जो ऑक्टेट है, ऑक्सीजन का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो गया। अच्छा खींचा है तो इसके ऊपर एक माइनस चार्ज आएगा, और इस वाले ऑक्सीजन में भी एक सल्फर के 2 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा है तो इसके पास भी माइनस चार्ज आ जाएगा। अब सल्फर देखो, सल्फर ने क्या किया, सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन दिया है ना, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या किया, डोनेट किया, इसलिए इसके ऊपर प्लस का 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये क्या होगा, इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होगा बहुत ही ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा, दैट मीन्स वेरी लेस स्टेबल होगा, बहुत ही कम स्टेबल होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके पास फॉर्मल चार्ज बहुत ज़्यादा है। हमने आपको बताया बेटा कि फॉर्मल चार्ज, जब हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो हमें फॉर्मल चार्ज को रिड्यूस करना होता है। तो स्ट्रक्चर तो सही है लेकिन स्टेबिलिटी की वजह से, मतलब फॉर्मल चार्ज की वजह से बहुत ही कम, बहुत ही लेस स्टेबल है। अच्छा तो दूसरी सोचो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। अब इसको थोड़ा सा स्टेबल बनना है मतलब हमें फॉर्मल चार्ज को कम करना पड़ेगा। तो देखो क्या होगा, अब यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो अपना एक जो ये अपना जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये क्या कर देगा, बॉन्डिंग में डोनेट कर देगा, ठीक है। तो बॉन्डिंग में डोनेट कर दिया। सिमिलरली यहाँ पर भी जो एक ऑक्सीजन है, अच्छा बारी बारी से बनाते हैं, ठीक है। पहले हम इस वाले इधर वाले की पॉसिबिलिटी देखते हैं। तो ऑक्सीजन ने क्या किया, अपना एक
पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, बॉन्डिंग बनाने में बेस्ट कर दिया। तो देखो अब ऑक्सीजन के पास क्या बचे, एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। अब इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसलिए हम इसको ऑक्सीजन के ऊपर अब कोई भी चार्ज नहीं शो कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया, देखो डबल बॉन्ड हो गया है ना, डबल बॉन्ड हो गया। अब यहाँ पर देखो क्या सल्फर है, अब सल्फर के पास देखो क्या हुआ कि सल्फर के पास अब जो है प्लस केवल अब एक ही चार्ज जो बचेगा, क्योंकि एक तो इसने रिटर्न कर दिया ना, बॉन्ड बनाने में क्या कर लिया, हेल्प कर दिया, तो इसने रिटर्न किया सल्फर को, तो अब एक ही केवल चार्ज बचेगा। अच्छा, सिमिलरली ऑक्सीजन तो एज इट इज़, अभी इधर वाला जो ऑक्सीजन है वो एज इट इज़ रहेगा, ध्यान से समझना इस चीज़ को, ये एज इट इज़ रहेगा। तो एक ये हुआ, लेकिन अभी भी देख रहे हैं कि यहाँ पर एक यहाँ चार्ज है, एक यहाँ चार्ज है, तो ये स्टेबल तो है, लेकिन इसके कंपेरिजन देखो ये थोड़ा इसके कंपेरिजन में ज़्यादा स्टेबल है ना, मोर स्टेबल। किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन की बात कर रहे हैं, इसके कंपैरिजन में ये थोड़ा सा ज़्यादा स्टेबल है, लेकिन उतना भी नहीं। अब क्या होगा, दूसरे कंडीशन में देखो क्या हो सकता है कि ऑक्सीजन भी क्या करेगा, ये अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड बनाने में हेल्प कर देगा। तो नेक्स्ट स्टेप की देखो हम बात करें तो देखो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन था, डबल बॉन्ड सल्फर। अब देखो ये वाला ऑक्सीजन में क्या कर लिया, हेल्प बॉन्ड बनाने में हेल्प कर दिया, तो क्या हुआ यहाँ पर भी डबल बॉन्ड देखो आ गया। अब ऑक्सीजन के पास देखो, अब यहाँ से माइनस चार्ज हट गया, तो यहाँ पर देखो कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 1 2 3 4 ये बचे। अब सल्फर के पास क्या हुआ, सल्फर देखो, सल्फर के पास ऑलरेडी पहले से 2 इलेक्ट्रॉन था, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन था, तो यही सल्फर के पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 मतलब 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बच रहे। अब देखो यहाँ पर ये हमारा जो स्ट्रक्चर है वो मोस्ट स्टेबल है, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो इन तीनों के कंपैरिजन में आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर कौन है, तो ये वाला का सबसे ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। अभी हम इसकी जो है एंगल वगैरह कुछ नहीं बना रहे हैं, इनके बीच का जो एंगल होता है वो 119.5 डिग्री के आसपास होता है, तो थोड़ा सा समझते हैं कि ऐसा क्यों हो गया। अभी हम लोग इसके थोड़े से ऑर्बिटल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, बात को समझना, ठीक है। अब देखो तो हुआ क्या, यहाँ से ऐसे समझो कि देखो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड का अच्छा, यहाँ इसको हम एज ए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की तरह भी लिख सकते हैं, क्योंकि अब भाई देखो ये ऑक्टेट रूल का भी तो जो है फॉलो जो है करना पड़ेगा ना इसको, तो ऑक्टेट रूल का फॉलो तो ये तो देखो कर नहीं रहा है। अब सल्फर के पास तो यहाँ पर जो है 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जा रहे हैं, तो इस वजह से ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को शो करेगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करने का मतलब क्या है कि एक ऑक्सीजन, सल्फर और एक ऑक्सीजन, ठीक है। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का मतलब क्या, सिंगल सिंगल बॉन्ड रहेगा, मे भी हो सकता है कि पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि डबल बॉन्ड या तो यहाँ पर हो या तो डबल बॉन्ड यहाँ पर हो। ये डॉट ये डैश डैश लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि मे भी डबल बॉन्ड यहाँ पर हो सकता है या डबल बॉन्ड यहाँ पर हो सकता है। अब बात को समझना, अगर मान लो यहाँ पर अगर डबल बॉन्ड हो तो यहाँ पर एक सिग्मा एक पाई होगा, बिल्कुल होगा, यहाँ पर एक सिग्मा एक पाई होगा, आ रही बात समझ में। तो एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई आपकी ये जो है बॉन्ड बनेंगे। और आपको पता है कि सिग्मा बॉन्ड तो ठीक है, सिग्मा ही बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड का कोई टाइप नहीं होता है। लेकिन अब इस अगर हम पाई बॉन्ड की बात करें ना, तो पाई बॉन्ड देखो, अब हमारा यहाँ पर जो SO2 में हमारा जो पाई बॉन्ड है वो बेसिकली 2 तरीके का पाई बॉन्ड शो करेगा, ठीक है। तो आपको इतना पता चल रहा है कि आपके पास जो है एक सिग्मा बॉन्ड होगा, इस SO2 की बात कर रहे हैं, एक सिग्मा बॉन्ड होगा, एंड हमारे पास 2 पाई बॉन्ड होगा। क्या होगा बच्चे, 2 पाई बॉन्ड होगा। अब 2 पाई बॉन्ड में देखो कैसे कैसे होगा, 2 पाई बॉन्ड में एक आपका पी पाई बॉन्ड होगा, कैसे होगा सर, पी पाई बॉन्ड, और एक आपका होगा पी पाई, ये पाई है एन नहीं है, ध्यान रखना, पी पाई डी पाई। अब आप पूछो सर ये कैसे बन गया, ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। SO2 में आपसे जैसे पूछ लिया कि चलो बताओ SO2 में कितने पी पाई और कितने पी पाई कितने डी पाई, कितने पी पाई डी पाई जो है बॉन्ड हैं, तो क्या बताओगे आप, एक पी पाई है और एक पी पाई डी पाई है, ये दोनों मिल करके। अब ये बन कैसे रहा है, इसका हम लोग थोड़ा सा स्टडी करते हैं, कैसे बन रहा है। अभी हमने देखो प्लेन स्ट्रक्चर बनाया, अभी हमने इनके बीच में कोई एंगल कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। इस चीज़ को समझो कि पी पाई और पी पाई डी पाई देखो कैसे बन रहा है, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा देखो समझते हैं। देखो बात को समझना कैसे समझते हैं, तो इसके लिए हम लोग अपने भाई ऑर्बिटल की हेल्प हम लोग जो है अपने ऑर्बिटल की हेल्प लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखो समझो, आपने कहा सर मेरे पास है सल्फर S16, ठीक है, ध्यान समझना बच्चे लोग, ठीक है। S16 का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 1s2 2s2 और 2p6 3s2 और 3p4 ये होता है। तो हम अपने लास्ट वाले शेल की बात करते हैं, इस वाले शेल की बात करते हैं भाई, जो पार्टिसिपेशन होता है बॉन्ड में, जो पार्टिसिपेशन करता है वो लास्ट वाले शेल का इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है ना, ठीक है। तो ऐसा करते हैं हम लोग, इसका जो है लास्ट वाले शेल का हम लोग जो है ऑर्बिटल स्ट्रक्चर देखो हम लोग बनाते हैं, तो कुछ इस तरीके से देखो बनेगा,
3s की बात करें, है ना, ध्यान समझो 3s, ठीक, और फिर हमारे पास होगा 3p, क्या होगा चलो 3p भी होगा, इसमें आपके 3 ऑर्बिटल रहेंगे, पता है। अगर देखो 3 अगर 3 है, अगर n इज इक्वल टू अगर 3 है तो n इज इक्वल टू 3 के लिए आपका देखो l भी आएगा, मतलब सॉरी s भी आएगा, p भी आएगा और d भी आएगा। तो एक और ऑर्बिटल बनेगा क्या, 3d ऑर्बिटल बनेगा, लेकिन जो पूरी तरीके से भी ग्राउंड स्टेट में क्या होगा, खाली होगा। ग्राउंड स्टेट में क्या होगा, वो भी खाली रहेगा, ठीक है। क्यों खाली रहेगा, रुक जाओ देखो बता रहे हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, बात समझो। इसको तो थोड़ा सा फिल करते हैं, तो 1s 3s की बात करें तो 3s में देखो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे जस्ट अपोजिट, 4 की 3p 4, तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 और एक उल्टा 4 रहेगा। अब हमारा ग्राउंड स्टेट में जो 3d ऑर्बिटल है वो पूरे तरीके से खाली रहेगा, ठीक है, क्योंकि अभी सल्फर के पास कोई भी अभी आपने ऑक्सीजन वगैरह ऐसा कुछ भी कोई दूसरा एलिमेंट नहीं ले गया है। अब बात को समझना, अब जैसे ही इसका आपने इस सल्फर के पास आपने 2 ऑक्सीजन के एटम को रख दिया, ठीक है, मान लो हम एक ऑक्सीजन यहाँ ले रहे हैं और एक हम ऊपर लेंगे, है ना। तो ऑक्सीजन के एटम को, अब ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो कितना होता है, 1s2 कर लो, ये नहीं बच्चे कहेंगे सर 3 आपने बना दिया, 1s2 2s2 और 2p2 ये होता है, बिल्कुल होता है। तो लास्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन, ध्यान से वर्ड्स को सुनो, लास्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बॉन्ड में पार्टिसिपेशन करते हैं। चलो तो इनका भी हम लोग जो है थोड़ा सा कुछ इस तरीके से लास्ट वाले ऑर्बिटल्स को हम लोग, लास्ट वाले सेल के ऑर्बिटल को देखो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 2s, तो 2s में आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन तो हो गए इसमें। अच्छा, अब अगर हम बात करें देखो p की, 2p की बात करते हैं, 1 2, और इसमें कितने इसमें होने चाहिए, सॉरी 2p4 होगा, सॉरी बच्चे लोग यहाँ पर 2p4 होगा, 1 2 3 4, ठीक है, 4 होगा, ये हमारा 2p है। अच्छा, सिमिलरली एक ऊपर भी ऑक्सीजन होगा, मतलब इस सल्फर को 2 ऑक्सीजन ऐसे घेरे हैं ना, ठीक है, आज तो सल्फर की जान लेकर के ही रहनी है, कुछ इस तरीके से जो इन्होंने डिसाइड किया है। तो एक और यहाँ पर हम देखो बना लेते हैं 2s और 2p। अच्छा, अब सोचो ऑक्सीजन में d ऑर्बिटल तो नहीं होता है ना, क्यों नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, बात आगे समझ में, क्यों नहीं होता है, तो बहुत ही छोटा सा बच्चा ही नहीं, छोटा सा बच्चा कैसे बता देगा सर, क्या का जवाब ही बात करते हैं मतलब 11th क्लास का बच्चा। देखो तो ऑक्सीजन में डी ऑर्बिटल नहीं होता है, क्यों, क्योंकि जब आप लास्ट शेल की देखो बात करो, लास्ट शेल में देखो कितना 2, दैट मीन्स n की वैल्यू देखो कितनी है, 2 है। तो n इज इक्वल टू 2 के लिए देखो कौन कौन से सबशेल हो सकते हैं, s हो सकता है और केवल बस p हो सकता है, ठीक है ना, 2 सबशेल हो सकते हैं, n इज इक्वल टू 2 के लिए 2 सबशेल हो सकते हैं, s और p, इसलिए डी ऑर्बिटल ऑक्सीजन में नहीं होता। अब इतनी बात समझ में आई आपको, अब बात को समझो, देखो अब ध्यान से देखो, अब जैसे ही ऑक्सीजन, दोनों ऑक्सीजन ने सल्फर को घेर लिया, अब देखो ऑक्सीजन के ऐसे कितने ऑर्बिटल हैं जो हाफ फिल्ड हैं, 1 2 3 4, ऑक्सीजन के 4 ऐसे ऑर्बिटल है जो क्या है, हाफ फील्ड है, ध्यान से बात को समझना, 4 ऐसे ऑर्बिटल हैं जो हाफ फील्ड हैं। लेकिन अगर आप अपने सल्फर को देखो तो सल्फर में ऐसे कितने ऑर्बिटल हैं जो हाफ फील्ड हैं, 1 2, ये तो फंस गया बेचारा। अब क्या होगा, अब ये जाएगा एक्साइटेशन स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट में जाने का मतलब है कि भाई इसको भी अपने लास्ट, मतलब इसको अपना जो है 4 ऑर्बिटल खाली करना है, 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल रखना है। क्यों रखना है 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल, क्योंकि ऑक्सीजन के पास भी देखो 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल हैं, एक इस वाले ऑक्सीजन के पास 2 और इस वाले ऑक्सीजन के पास 2, 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल है। तो इस सल्फर को भी अपना 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल तैयार करना पड़ेगा। तो तैयार करने के लिए क्या करेगा, ये जस्ट चला जाएगा एक्साइटेशन स्टेट में। एक्साइटेशन स्टेट में क्या होगा, तो यहाँ पर जो 3p में एक जो इलेक्ट्रॉन है ये उड़ करके चला जाएगा 3d में चला जाएगा। आगे बात समझ में, तो देखो अब हम इसका कुछ फिर से देखो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बना रहे हैं। भाई देखो 3s पर कोई इफेक्ट तो पड़ा नहीं, 3s तो अपना भाई मस्त रहेगा, है ना। अब 3p वाले के पास देखो क्या हो गया, 1 2 3 और एक इलेक्ट्रॉन आ गया 3d में। अब बात को समझना है यहाँ से ध्यान से, ये हम कौन सा ये हम लोग स्टेट कौन सा ड्रॉ कर रहे हैं, हम लोग एक्साइटेशन स्टेट को हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ पर। अब देखो हुआ क्या, ध्यान से बात को समझना। अब यहाँ से देखो, अब यही समझने वाली बात है ऑक्सीजन का। अब देखो ये हमारा 2p है, ये हमारा 2p, तो देखो इस 2p का एक जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल है समझना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी हमारे देखो 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल प्रिपेयर हो गए ना, 1 2 3 4, और ऑक्सीजन के पास भी देखो कितने हैं, 1 2 3 4। अब मान लो ये वाला जो ऑर्बिटल है ना, ध्यान समझना इस वाली बात को, इसको हम लोग थोड़ा सा ऐसे ले रहे हैं, ठीक है। ये वाला जो ऑर्बिटल है, ठीक, वो मान लो इस वाले ऑर्बिटल से क्या कर लिया, ओवरलैप कर लिया। तो देखो ये p है, बात को समझो, ये p है और ये भी p है, ध्यान समझना, ये p है और ये p है, तो मे भी p और p मिलकर के आपकी जो है वो सिग्मा बॉन्ड बना लिए, ठीक, एक सिग्मा बॉन्ड बना। सिमिलरली अब देखो फिर ये वाला जो ऑर्बिटल है,
इस वाले ऑर्बिटल से ओवरलैप कर लिया, ठीक है, इस वाले ऑर्बिटल से क्या कर लिया, ओवरलैप कर लिया। तो क्या हुआ, एक मिनट स्टार्टिंग से करते हैं ना, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, स्टार्टिंग से करो। देखो ये वाला जो ऑर्बिटल है, इस वाले ऑर्बिटल, ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल, ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल क्या कर लिया, ओवरलैप कर लिया, ओवरलैप करके क्या कर लिया, देखो पी ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल मिल करके क्या बना लिए, सिग्मा बॉन्ड बना लिए, ठीक है। अब देखो सिमिलरली ये वाला जो ऑक्सीजन का ये वाला जो ऑर्बिटल है, सल्फर के इस वाले ऑर्बिटल से क्या कर लिया, सल्फर के इस वाले ऑर्बिटल को ओवरलैप कर लिया, एक और सिग्मा बॉन्ड बना लिया। में भी पॉसिबिलिटी है सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड या ये सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। अब बात को समझना, अब यहाँ वाला जो, अब यहाँ वाला या यहाँ वाला जो भी ले लो, किसी भी एक ऑक्सीजन का ले लो ना, ठीक है, यहाँ वाला ले लिया जाएगा, इसलिए तो जो रेजोनेटिंग या तो ये इधर दोनों तरफ हो सकता है ना, ठीक है। अब देखो ये वाला जो ऑर्बिटल है, इस वाले ऑर्बिटल के साथ क्या कर लिया, ओवरलैप कर लिया, और ओवरलैप करके देखो ऑलरेडी सिग्मा सिग्मा बॉन्ड बन चुका है। अब क्या बनेगा, अब आपका जो है पाई बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा, बात समझ रहे हो, पाई बॉन्ड। और कैसा पाई बॉन्ड बनेगा, देखो ये जो ऑर्बिटल है वो भी हमारा आपका पी है और ये भी आपका पी है, तो इसलिए हम कह रहे हैं, इसलिए हम ये कह रहे हैं ना कि पी पाई और पी पाई बॉन्ड बनेगा। आई बात समझ में, क्या बनेगा, देखो पी पाई क्या बनेगा, पी पाई बनेगा। अब देखो अब बात समझना, अब ऑक्सीजन का भी एक पी ऑर्बिटल खाली है, समझ रहे हो बात को, ऑक्सीजन का अभी एक पी ऑर्बिटल जो है ना चलो वो खाली है, यानी कि ये वाला। अब ये वाला जो है इस वाले ऑर्बिटल से क्या कर लिया, ओवरलैप कर लिया। तो अब देखो अब क्या बना, पी और डी, मतलब पी और डी आपस में मिल रहे हैं, तो आपको पता है कि जब पी और डी आपस में मिल रहे हैं तो किस टाइप का बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड ही बनेगा। अब जब पाई बॉन्ड बन रहा है तो कैसा पाई बॉन्ड बनेगा, मैंने आपको बताया पाई बॉन्ड अगर बन रहा है तो कैसा पाई बॉन्ड बनेगा, ये आपका बनेगा पी पाई और डी पाई। आगे बात समझिए, क्लियर है। तो दो सिग्मा बॉन्ड और दो पाई बॉन्ड, और कौन कौन से पाई बॉन्ड, कौन कौन से, एक आपका पी पाई, एक आपका पी पाई डी पाई। समझ में आ रही बात नहीं, ये पी पाई और पी पाई डी पाई का कॉन्सेप्ट कैसे आया। तो इस तरीके से आपका जो है ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग हो रहा है। और आप देखोगे कि एक आपका जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है वो आपका बच गया, ठीक है, ये सल्फर का एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ये बच गया ना। तो ये अगर बच गया तो अब ये किसी के साथ मतलब अब ये एक्ट करेगा एज अ लोन पेयर की तरह। ये कैसे एक्ट करेगा, लोन पेयर की तरह। तो अब इसी लोन पेयर की वजह से उसका जो एंगल है वो थोड़ा सा और डिस्टॉर्टेड हो जाता है, थोड़ा सा और कम हो जाता है। क्या कैसे समझते हैं, पहले ये बात आप बताओगे कि इतनी बातें आपको समझ में आई कि नहीं है, और ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग कैसे हो रहा है, पी पाई डी पाई बॉन्ड कैसे बन जा रहा है। क्लियर है, इस चीज़ को हम लिख दें क्या, जो हमने किया उसी चीज़ को हम लिख दें क्या, या आप लोग लिख लोगे। चलो देखो थोड़ा सा समझ लो क्या क्या मैंने किया, या इसको हम देखो नोट्स अपलोड कर देंगे, आपको नोट्स में से देख लेना, सेम उसी तरीके से आपको पॉइंट टू पॉइंट होंगी सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। क्लियर है, देखो बात को यहाँ से सिंपल सी बात समझ लो कि आपने कहा सर मेरे पास sp2 ऑर्बिटल है, आपको समझना क्या है, sp2 ऑर्बिटल है, ठीक है सर बिल्कुल है, यहाँ तक बात समझ में आई। अब इस sp2 ऑर्बिटल में देखो तो कितने sp2 ऑर्बिटल हैं, तो s का देखो आपने s के कितने ऑर्बिटल लिए हैं, एक। तो इस sp2 ऑर्बिटल में सर वन हमारा जो है वो 3s ऑर्बिटल है। वन क्या है हमारा, सॉरी 1s2s, हाँ वन हमारा क्या, वन हमारा 3s ऑर्बिटल है। सल्फर की बात हो रही है, ठीक है, सल्फर की बात हो रही है। सल्फर में हमारा sp2 ऑर्बिटल sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, तो वन हमारा जो है वो 3s ऑर्बिटल है। और देखो p के कितने ऑर्बिटल हैं, p के हैं देखो, अब देखो 2 की बात कर रहे हैं ना, तो 1 2, तो p के कितने हैं 2, यानी कि 2 हमारा जो है 2 हमारा जो है वो 3p ऑर्बिटल है, 2 हमारा 3p ऑर्बिटल है। तो कुल मिलाकर के हमारे पास कितने जो हैं हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो गए, हमारे पास टोटल जो है वो 3 हाइब्रिडाइज्ड, ये सब 11th की बातें बच्चे लोग, ठीक है, 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो गए, इसलिए आपको बता रहे हैं, शायद आपने अगर नहीं पढ़ा हो तो डोंट वरी, कोई बात नहीं। 3 आपके हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो गए। अब बात समझो, अगर 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं तो आपने देखा कि 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में से आपके जो 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं और आपके पास 2 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं, है कि नहीं, 2 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं। ये 2 बच गए ना, तो ये 2 हमारे क्या हो गए, हमारे 2 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो गए। अब जो 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं, है ना, तो वो 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल देखो आपके क्या बना रहे हैं, 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आपके बना रहे हैं सिग्मा बॉन्ड,
दो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आपके क्या बना रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। अब बचा, अब देखो, अब ध्यान से समझना, अब एक जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है p का, वो ऑक्सीजन के एक, ऐसे कह लो कि ऑक्सीजन के एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से क्या बना रहा है, जो है वो आपका पी मतलब पाई बॉन्ड बना रहा है। और सिमिलरली अब देखो, सिमिलरली एक और ऑक्सीजन का एक और जो आपका जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, वो अब सल्फर के एक और अनहाइब्रिडाइज्ड डी ऑर्बिटल से मिलकर के एक और आपका पाई बॉन्ड बना रहा है। तो किस टाइप का बना रहा है, पी पाई और डी पाई। यही इसकी कहानी है। समझ में आई आपको बात? नोट से देख लोगे तो सारी आपको जो है चीज़ें रिटनली मिल जाएंगी, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अब देखो, अब यहाँ पर अब ये जो एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल था, अब इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच गया। तो जनरली देखो, जो सल्फर का स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से होता है। अगर हम इसको अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अब रेजोनेंस का आपको मतलब, रेजोनेंस का मतलब तो आपको पहले से ही समझ में आ रहा होगा, बट आपको समझ में आया ना कि जो है सिग्मा बॉन्ड जो है ना, वो प्रोबेबिलिटी है कि सिग्मा बॉन्ड या तो यहाँ हो सकता है या तो यहाँ हो सकता है, वो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। हम इसका रेजोनेटिंग अभी फ़िलहाल नहीं बनाते, ऐसे नॉर्मली देखो तो कुछ इस तरीके से होते हैं, कुछ इतने एंगल पर होते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, है ना। तो इनके बीच का जो देखो जो एंगल होता है वो जनरली होता है 120। ध्यान से बात को समझना है। ऐसा एक क्वेश्चन यहाँ से बना सकता है कि जनरली नॉर्मली होता है कितना, 120। लेकिन अब आपको पता है कि यहाँ पर एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, समझो बात को, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर देखो बॉन्ड पेयर है। तो आपको मैंने आपको ये भी बताया था कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, और बॉन्ड पेयर देखो यहाँ पर इनके बीच में कैसा फोर्स एक्ट होगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, इनके बीच में कैसा फोर्स एक्ट होगा, बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। मैंने आपको बताया था कि लोन पेयर लोन पेयर, ठीक, एंड बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्सन किसका ज़्यादा होता है, बताओ रिपल्सन किस में ज़्यादा होता है? तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्सन ज़्यादा होता है, इन दोनों में रिपल्सन ज़्यादा होता है। तो रिपल्सन होने की वजह से ये जो हमारा एंगल है, ये जो बॉन्ड, इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो थोड़ा सा और श्रिंक हो जाएगा। तो अब ये कितना हो जाएगा, तो ये हमारा नॉर्मली जो ये जो 120 हमने लिखा है, ये हो जाता है 119.5 डिग्री के आसपास ये हो जाता है, ठीक है। आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लो तो कुछ इस तरीके से हो सकता है, या तो ये यहाँ पर हो सकता है ओ, ठीक है, या फिर आप चाहो तो इसको ऐसे ही बना सकते हो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के थ्रू बना लो। आगे बात सुनिए, तो ये आपका रेजोनेटिंग है, और उनके बीच का जो एंगल है वो कितना है बच्चे लोग, 119.5 डिग्री है। तो आई होप कि आपको ये सारी की सारी चीज़ें जो है समझ में आ रही हैं, है ना, कि ये जो आप ये सर जो बता रहे हैं कि कितने जो है पाई बॉन्ड है, तो एक पी पाई है और एक पी पाई डी पाई है। क्यों है ये आपको फिर से समझ में आ गया होगा, मतलब आपने ये फिर से देखा होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो देखो, इस चीज़ को रिपीट करके देखो कि सर क्या बताना चाहते हैं। पहले कॉन्सेप्ट याद रखो कि जितने ऑर्बिटल ओ में होने हैं, हाफ फील्ड ऑर्बिटल जितने ओ में हैं, उतने ही हाफ फील्ड ऑर्बिटल सल्फर में भी होने चाहिए। तो था यहाँ पर 2, इसलिए ये एक्साइटेड हुआ, और एक्साइटेड होकर के इसने 4 अपने हाफ फील्ड ऑर्बिटल बना लिया। लेकिन 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल बनाया तो एक जो इलेक्ट्रॉन है वो चला गया डी ऑर्बिटल में। तो डी ऑर्बिटल में जाने की वजह से ऑक्सीजन का एक पी और सल्फर का एक डी मिलकर के बना रहा है, देखो, पी पाई डी पाई, ठीक है। बाकी आपका पी पाई है ना, बाकी आपका सिग्मा बॉन्ड, 2 आपका सिग्मा बॉन्ड और 2 आपका पाई। आ रही बात क्लियर, ये बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से जो है चीज़ों को आप समझ सकते हो। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आप कमेंट करके बताओगे कि आपको ये चीज़ें समझ में आई या नहीं आई, ये वाला पोर्शन समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का चीज़ है, ये आपके जनरली ये दिया भी नहीं है ना, किसी अदर जल्दी बुक में ये इस तरीके से बहुत ज़्यादा चीज़ें ये एक्सप्लेन करके दी भी नहीं गई हैं। तो ये ध्यान रखना, थोड़ा सा एडवांस चीज़ है, ठीक है। बट कोई नहीं, अगर ऑब्जेक्टिव में शायद में भी पॉसिबिलिटी है कि ये आ सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसा दे सकता है कि भाई कितने पी पाई और कितने डी पाई बॉन्ड बनेगा। देखो, तो ये हमने बात कर ली, अपने स्ट्रक्चर की बात करी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं अपने अदर डाइऑक्साइड की बात करें, तो सेलेनियम का भी डाइऑक्साइड बन रहा था, ठीक है। अगर हम SeO2 की बात करें तो देखो SeO2 जो हमारा है
ये हमारा दो तरीके से एग्जिस्ट करेगा। एक हमारा एग्जिस्ट करेगा एज अ गैस, ठीक है, और एक एग्जिस्ट करेगा एज अ सॉलिड। तो देखो गैस में जो SiO2 का जो स्ट्रक्चर होगा, इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो सेम होगा एज SO2 की तरह। स्ट्रक्चर सेम, गैस वाले की बात हो रही है, ठीक है, सेम स्ट्रक्चर सेम एज SO2 की तरह सेम स्ट्रक्चर होगा। लेकिन देखो सॉलिड की अगर हम बात करें तो सॉलिड, अब देखो क्या है कि हमारा ये जो है ये एक वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाता है। कैसा बनाता है? इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना है, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाता है, ठीक है। और ये इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? पॉलीमेरिक। पॉलीमेरिक का मतलब समझ रहे हो? बता रहे हैं, रुक जाओ। पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होता है। अब देखो पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर, जैसे पॉलीथीन जानते हो ना, पॉली मतलब बहुत सारे, तो ये इसकी मतलब एक बहुत मतलब जो है इनकी चेन टाइप से जो है स्ट्रक्चर वो बनती जाती है, ठीक है। कैसे? कुछ इस तरीके से, यहाँ पर O है, उसके बाद यहाँ पर आपका सेलेनियम है, फिर यहाँ पर एक O है, फिर यहाँ पर एक आपका सेलेनियम है, फिर यहाँ पर एक O है, फिर यहाँ पर आपका, इस तरीके से ये एक पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बनाता है ना। पॉलीमेरिक, ध्यान रखना कि पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर किसका होता है? सॉलिड का होता है। और ये जो SO2 लाइक स्ट्रक्चर है वो किसका होता है? वो गैस का होता है, ठीक है। अच्छा, इनके बीच का बॉन्ड एंगल भी आपको ध्यान रखना है कि इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 125, और इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 98 डिग्री, 125 डिग्री, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको डाइऑक्साइड वाले में आपको जो है ये याद रखना पड़ेगा, SiO2 का और O2 का। O2 का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस वजह से चलो फिलहाल आपको ये सब सारी बातें समझ में आई या नहीं आई, आप ये मेरे को कमेंट करके बताओगे कि सर ये जो ऑर्बिटल का ये जो ओवरलैपिंग हो रहा है ना, ये चीज़ सर मेरे को समझ में आया या नहीं है। देखो मैंने आपको बहुत ही बेसिक सी बातें बताई, मैंने आपको कुछ ऐसी बातें बताई जो क्लास 11th के बुक की हैं। इस वजह से ये वीडियो थोड़े से मेरे बड़े हो जाते हैं। मेरी कोशिश यही रहती है, अगर आपको समझ में अब वो चीज़ पहले से ही आ रहा होता है तो आप स्किप कर जाया करो, नहीं तो फिर आप देख लिया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर हुई बात? सारी की सारी चीज़ें आपको समझ में आई, sp3 हाइब्रिडेशन क्यों है, कैसा है, क्या सारी चीज़ें हैं, आप बता दोगी, है ना। चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। चलो पढ़ाई करते रहो, अपना ख्याल रखो।